Hello everyone, welcome to this video. Today in this video we are going to start your third chapter, Plant Kingdom. In the previous chapter we have discussed other kingdoms such as Monera, Protista, fungi. In this chapter we are going to discuss the plant kingdom in detail. So आप देखेंगे कि आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो प्लांट किंगडम के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। उसके अंदर एल्गी पढ़ेंगे, हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और जो लाइफ साइकिल एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशंस। तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, फाइट का मतलब होता है प्लांट। फाइट्स का या फाइट का मतलब होता है प्लांट, फाइटोफाइट्स, तो इन सब का मतलब होता है प्लांट। तो देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव लुक्ड एट ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द सिस्टम प्रपोज्ड बाय विटेकर। तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, जो विटेकर ने ब्रॉड सिस्टम ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया था, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने क्या बताया था, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, जिनको हम पढ़ चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। मोनेरा आपको पता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स जो भी हैं उनको मोनेरा के अंदर रखा गया। उसके बाद जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर प्रोटिस्टा को रखा गया। फंजाई क्या होती है, तो फंजाई हमने पढ़ा कि फंजाई के अंदर हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इसके अंदर सेप्रोफाइट्स आते हैं, पैरासाइट्स आते हैं, और फंजाई मैक्सिमम मल्टी सेलुलर होती है, आपने पढ़ा है। और एक एक्सेप्शन है इसके अंदर यीस्ट का, तो यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई होती है, बाकी सभी मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी चैप्टर 3 के अंदर हम प्लांट किंगडम को पढ़ेंगे, और जो चैप्टर आपका 4 है उसके अंदर हम एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे। तो देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डील इन डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटे, पॉपुलरली नोन एज प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जो प्लांट किंगडम की फर्दर क्लासिफिकेशन है कि उसको क्लासिफाई किया गया है, उसी को हम पढ़ेंगे। We must stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time। मतलब क्या है, जब शुरू में क्लासिफिकेशन स्टार्ट की गई थी उस दौरान हमने कुछ मेंबर्स को प्लांट किंगडम में रखा, फिर बाद में उसको वहाँ से हटा दिया, या हमने कुछ जो मेंबर्स थे उनको किसी दूसरे किंगडम में रखा, फिर उनको प्लांट के अंदर लेके आए। तो हमारे क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग है प्लांट किंगडम की वो समय के साथ साथ बदलती रही है। फंजाई द मेंबर्स ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। तो जो हमने पढ़े हैं, कुछ फंजाई के मेंबर्स, कुछ प्रोटिस्टा और मोनेरा के मेंबर्स जिनके पास सेल वॉल थी। अब आपको पता है सेल वॉल इनके पास होती है, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल है जो कि मोनेरा के अंदर आता है, प्रोटिस्टा के पास भी सेल वॉल होती है, और साथ में फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। तो देखिए, अब जो उन्हीं के पास सेल वॉल तो होती है, लेकिन हैव नाउ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्लांटे, दो अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम। तो जो शुरू की क्लासिफिकेशन थी, क्योंकि इनके कुछ मेंबर्स के पास सेल वॉल है और उनके अदर कैरेक्टर रिजेंबल हुए, तो उनको प्लांट किंगडम के अंदर शुरू में रख दिया गया। अब क्या है, जैसे जैसे रिसर्च पूरी हुई और रिसर्च अच्छे से की गई, तो उनको जब पता लगा कि ये तो इनके कैरेक्टर्स बाकी अलग हैं, सिर्फ सेल वॉल ही कॉमन है, और वो भी सेल वॉल की कंपोजिशन भी अलग है, तो उनको प्लांट से हटा करके जो ये मेंबर्स थे, इनको फंजाई, मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो मेंबर जो कि प्लांट में आ गए हैं, उनको वहाँ से हटा करके प्लांट किंगडम में रखा गया। सो द साइनोबैक्टीरिया दे आर रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब हमने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, आर नॉट एल्गी एनीमोर। तो उनको शुरू में एल्गी में रखा गया था। एल्गी में क्यों रखा गया था, क्योंकि उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट थे, वो फोटोसिंथेसिस शो करते थे, तो उसको एल्गी के अंदर रखा गया था, जो कि एक प्लांट किंगडम का पार्ट है। तो साइनोबैक्टीरिया को, जो कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, उसको वो एल्गी नहीं है, क्योंकि अब वो क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसको हम मोनेरा के अंदर ही रखते हैं। आगे देखिए, इन दिस चैप्टर वी विल डिस्क्राइब। तो इस चैप्टर में प्लांट किंगडम के अंदर कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले एल्गी आते हैं। एल्गी को हम कहते हैं सिंपलेस्ट प्लांट, जो कि आपके वाटर के अंदर मिलेंगे।
ब्रायोफाइट्स आते हैं। देखिए मैंने शुरू में बताया था फाइट्स का मतलब प्लांट, तो ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। टेरिडोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबिया, मतलब ये क्या होते हैं, एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब इसके कुछ एक मेंबर्स वाटर के अंदर भी रह सकते हैं और लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हो गए और एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स के अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं, जिन भी प्लांट के ऊपर फ्लावर आते हैं वो एंजियोस्पर्म। ये क्या है, मोस्ट एडवांस्ड मेंबर्स हैं प्लांट के। और ये क्या है, इनिशियली एल्गी और ब्रायोफाइट्स, दिस आर द, हम कहेंगे इसके अंदर ज़्यादा एडवांस ये नहीं है। एल्गी के अंदर ट्रू रूट और लीफ नहीं मिलती। ट्रू रूट और लीफ का मतलब जैसे कि हमें हायर प्लांट्स में मिलती हैं, ऐसा इसमें नहीं मिलता है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कुछ लीफ लाइक या फिर स्टेम लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, मतलब प्रॉपर लीफ और रूट नहीं है। उसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो कि लीफ जैसे दिखते हैं, रूट जैसे दिखते हैं, वो रूट का काम करते हैं। कुछ ऐसे प्रॉपर लीफ और रूट नहीं है, थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं बस। अब देखिए, अब एंजियोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन को देखते हैं। लेट अस ऑल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद एंजियोस्पर्म्स। तो एंजियोस्पर्म्स मतलब फ्लावर बियरिंग प्लांट, लास्ट जो आपकी मेंबर हैं, एडवांस्ड हैं सबसे। टू अंडरस्टैंड सम कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। तब क्या है, हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंसर्न होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है क्लासिफिकेशन करते टाइम। The earliest system of classification used only gross superficial morphological characters। तो ये सबसे बड़ी बात है, जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की जाती थी उसके अंदर सिर्फ बाहरी कैरेक्टर को देखते थे। बाहरी मतलब जो सिर्फ बाहर से दिखने में हमें देख सकते हैं, जैसे कि हैबिट क्या है, हैबिट के अंदर मतलब प्लांट कैसे, किस एनवायरनमेंट में ग्रो करता है, किस तरह की हैबिट है, किस टेम्परेचर में रहता है, इसकी हाइट कैसे जाती है, इसके अलावा कलर क्या है, नंबर एंड शेप ऑफ लीफ, लीफ का नंबर क्या है, कि कैसी शेप है। तो ये सब कैरेक्टर को देखते हुए, मतलब ये क्या है, हम बाहर से देख करके बता सकते हैं। तो ये क्या है, ग्रोस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, या हम कहेंगे ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, जो बाहरी रूप से दिखते हैं, सिर्फ उन्हीं को देखा गया। दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और ऑन एंड्रोशियम स्ट्रक्चर। तो वेजिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव मतलब जैसे कि आपको बताए हैं, हैबिट क्या है, उसकी कलर क्या है, लीफ कैसी है, लीफ की शेप कैसी है, ये सब वेजिटेटिव कैरेक्टर है। और कौन सा कैरेक्टर लिया था, उसका एंड्रोशियम का स्ट्रक्चर को भी देखा गया था, और ये किसने दिया था, लिनियस ने। और इसको हमने कहा था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो पहला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था अर्लीस्ट, वो था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था, ग्रोस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, और जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को देख करके किया गया। तो आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में अब देखते हैं। दे सेपरेट, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर सभी को पता है, अभी पत्ते जो हैं, जैसे कि पत्ते हो गए, पत्तों की शेप होगी, तो ये चेंज होते रहते हैं माहौल के हिसाब से। पानी कैसा है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, कितनी धूप पड़ती है, इसके हिसाब से चेंज हो जाते हैं। सेम ही स्पीसीज के जो प्लांट है वो भी अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग ये वेजिटेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। तो इसके हिसाब से क्या हुआ, दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर ही लिए गए हैं, बहुत कम कैरेक्टर लिए गए हैं। इनको देख करके ऐसे जो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी वो भी अलग अलग हो चुकी हैं, उनको भी सेपरेट कर दिया इस क्लासिफिकेशन के दौरान। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट। अब क्या है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर हैं जो कि आपको बताए हैं, जैसे कि शेप ऑफ लीफ हो गया, कलर कैसा है, हैबिट कैसी है, टेम्परेचर कैसा चाहिए, कितना वाटर चाहिए, कितने वाटर की सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये सब क्या है, वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो अब क्या है, जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज दी गई है क्लासिफिकेशन के दौरान, जो कि एक गलत चीज़ है। क्योंकि सभी को पता है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर मोर ईजिली अफेक्टेड बाई एनवायरनमेंट। तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि लीफ का शेप का एग्जांपल दिया मैंने कि वो चेंज होती रहती है, तो ये एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी अफेक्ट हो सकते हैं, और इनको इक्वल वेटेज दिया गया था सेक्सुअल कैरेक्टर्स के अंदर, जो कि एक गलत बात है। इसीलिए क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम इतना नहीं हुआ, इसके काफ़ी ड्रॉबैक्स थे, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया।
अगला देखिए, एज अगेंस्ट दिस, इसके विपरीत जो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसको हम कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन डेवलप्ड विच वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, तो जो कि नेचुरल चीज़ों के ऊपर बेस्ड था। इसके अंदर क्या क्या देखे गए थे, इसके अंदर बाहरी फीचर्स के अलावा, एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा इंटरनल फीचर्स को भी देखा गया, जिसके अंदर क्या देखा गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर यानी सेल का स्ट्रक्चर, अलग अलग जो मेंबर्स हैं उनके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, अनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, और फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब केमिकल, उसके अंदर केमिकल्स की कंपोजिशन को भी देखा गया। तो मतलब जो आपका नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स के अलावा इंटरनल फीचर्स को भी डिटेल में स्टडी किया गया, जिसके अंदर इंटरनल फीचर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अनाटॉमी को देखा गया, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट की कैसे जो है वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, कैसे सीड और फ्रूट बन रहा है, इसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री को देखा गया। सच क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स वर गिवन बाय, तो कौन से साइंटिस्ट थे, तो बेंथम एंड हुकर, तो इनका नाम याद रखना है, आ सकता है एनसीईआरटी में जो भी साइंटिस्ट के नाम है उसको याद रखना ही है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नेचुरल सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का है, वो किसने दिया था, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। अगला देखिए, एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशन के बेस के ऊपर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कि उसके पूर्वज, मान लीजिए हम अगर एक कंपैरिजन करते हैं, मान लीजिए कोई हम कुछ एनिमल लेते हैं, मान लीजिए एक डॉग लिया जाता है, एक हम ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, एक हम कैट को लेते हैं, और एक हम मान लीजिए रोज़ का जो फ्लावर है, मतलब रोज़ का जो प्लांट है उसको लेते हैं। तो हम अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन से क्लोजली रिलेटेड हो सकते हैं, मतलब किसको हम एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर ये तीन तो हैं एनिमल और ये है प्लांट, तो इनकी कैटेगरी होगी। तो हमने ये कैसे जाना कि इसकी इवोल्यूशनरी स्टडी देखी, इसको हमने देखा कि ये तो प्लांट है तो ये अलग है और ये तीनों चीज़ें अलग हैं। तो हमने क्या देखा कि जो इसके एंसेस्टर्स भी कॉमन नहीं हैं। तो हम अगर काफ़ी लंबे समय तक का भी स्टडी करें तो हमें अगर रोज़ का डीएनए ले और ह्यूमन का डीएनए ले और उसको कंपेयर करें तो उसमें ज़्यादा कंपैरिजन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ ज़्यादा सिमिलरिटीज़ नहीं मिलेंगी, बहुत सारा डिफरेंस रहेगा। तो अगर हम पुराने से पुराने एंसेस्टर्स को भी इनके लें तो वो भी उनमें भी सिमिलरिटी नहीं मिलेगी। तो इससे पता लगता है कि ये क्लोजली रिलेटेड नहीं है। तो इसी प्रकार जो क्लोजली रिलेटेड हैं तो उसको हम स्टडी करते हैं, जिनके मान लीजिए आज के दिन कोई दो स्पीसीज़ हैं, स्पीसीज़ ए है और स्पीसीज़ बी है, इनको हम कंपेयर करते हैं तो इनकी कुछ कैरेक्टर्स कॉमन आते हैं। मान लीजिए इसके 60% जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉमन है। तो हम अगर इसके एंसेस्टर्स को देखेंगे तो हमने ए के मान लीजिए 5000 साल पहले के कोई जो ऑर्गेनिजम्स है उसके डीएनए को हमने स्टोर करके रखा और उसको स्टडी किया, तो हमें ये लगेगा कि ए और बी जो है वो हो सकता है कि एक ही स्पीसीज़ हों पहले, और वो समय के दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण दो स्पीसीज़ बन गई हों। अब वो दोनों स्पीसीज़ बिल्कुल अलग हो चुकी हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो पहले के ज़माने में एक ही, तो मतलब हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन के दौरान ये दोनों चेंज हो गई हैं, अलग अलग स्पीसीज़ बन गई हैं, लेकिन पहले ये एक थी। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ए और बी को क्लासीफाई करना है तो हम इसको एक ही ग्रुप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, पहले ये एक ही स्पीसीज़। तो ये सब हमें कैसे पता लगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के कारण। तो देखिए जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो इसी के ऊपर बेस्ड है कि भाई जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसे हैं, इवोल्यूशन के दौरान वो कैसे थे, कैसे उसके एंसेस्टर्स हैं, कैसे उनका डीएनए कंपैरिजन किया जाएगा। दिस अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। तो इसके अंदर क्या होता है, टैक्सा को याद करें तो अपना फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने टैक्सा के बारे में स्टडी किया था। टैक्सा हमने क्या बताया था भाई, कोई रैंक है, उस रैंक अलग अलग लेवल के ऊपर रैंक दिए गए हैं, जैसे कि कोई किंगडम है, कोई फाइलम है, कोई क्लास है, फैमिली है, जीनस है। अब अगर मैं बात करूं कोई जीनस है,
उस जीनस के अंदर जितनी भी स्पीसीज हैं वो, अब जीनस क्या हो गया, टैक्सा, तो इस टैक्सा के अंदर जितने भी मेंबर्स मिलेंगे उन सभी का कॉमन एंसेस्टर मिलेगा। तो ये बात हम इसमें मानते हैं। वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजोल्व डिफ़िकल्टीज इन क्लासिफिकेशन। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोर्सों से भी हम यूज करके अब क्लासिफिकेशन को आसान कर रहे हैं। दीज बिकम मोर इम्पोर्टेंट विच देर इज़ नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस। तो अब देखिए, इवोल्यूशनरी को स्टडी करने के लिए तो हमें क्या चाहिए, फॉसिल चाहिए, कोई ऐसा मटेरियल चाहिए जो पहले ज़माने का हो, जिसमें हमने कुछ स्टडी करना है और उसको आज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कंपेयर करना है, तो उसमें फॉसिल फ्यूल्स चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि भाई कोई फॉसिल ही अवेलेबल ना हो, तो उस केस में क्या करते हैं, तो अगला क्लासिफिकेशन सिस्टम है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल मतलब नंबर, तो इसमें नंबर्स का खेल आएगा कि भी जो मान लीजिए, अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं कि भाई एक प्लांट स्पीसीज है, ये कोई प्लांट है, अब इस प्लांट के हमने हर कैरेक्टर को स्टडी करना है, एक्सटर्नल कैरेक्टर को भी, इंटरनल कैरेक्टर को भी, और हर एक कैरेक्टर को एक नंबर देना है। जैसे कि अगर मैं इसके लीफ को देखूं, तो इसके लीफ के मान लो मैंने 20 कैरेक्टर्स को स्टडी किया, तो इनको अब मैंने नंबर दे दिया, जैसे 20.1, 20.2, 20.3, या हम कहेंगे लीफ के नाम से तो हम कहेंगे L लिख सकते हैं, तो L.1, L.2, L.3। तो ये क्या है, हमने हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया। तो इसमें यही किया जाता है कि भाई न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी विच इज़ नाउ इजीली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर का यूज किया जाता है इसमें, और इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी कैरेक्टर जो ऑब्जर्वेबल हैं उनको स्टडी किया जाता है, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है, एक लिस्ट के अंदर सभी को लिखा जाता है और उनको नंबर और कोड दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी लीफ के कैरेक्टर मान लीजिए 20 मिले हमें, तो उसको हम कहेंगे L1, L2, L3, L20 तक लेके जाएंगे। ऐसे ही मान लीजिए फ्लावर के कैरेक्टर, तो फ्लावर को हम लिखेंगे F1, F2, F3, ऐसे ही F10 मान लीजिए, 10 कैरेक्टर हमें मिले तो F10। तो हर एक कैरेक्टर को एक कोड दे दिया। अब देखिए, नंबर एंड कोड्स आर असाइन टू ऑल कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड। अब उनको सबको एक कंप्यूटर के अंदर डाल दिया गया है, एक लिस्ट के अंदर। अब देखिए, अब मान लीजिए ये प्लांट 1 है, ये प्लांट 2 है, इसमें मान लीजिए मेरे लीफ के L1 to L20 कैरेक्टर हैं। इसके अंदर मान लीजिए मैंने लीफ के 10 कैरेक्टर पढ़े हैं और उसमें जो 5वां कैरेक्टर है वो इसके L5 से मिलता है। तो हम क्या करें, कंपैरिजन करते हैं। कंप्यूटर के अंदर होता है, एल्गोरिदम्स होते हैं, उसके अंदर होता है। तो ये सब इस तरीके से होता है। इसके अंदर हर कैरेक्टर को एक नंबर और कोड दिया जाता है। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters may can be considered। ये इसका बेनिफिट है कि भाई हर एक कैरेक्टर को बराबर की इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहरी कैरेक्टर, अंदर के कैरेक्टर भी, एम्ब्रियोलॉजिकल, फाइटोकेमिकल, सब प्रकार के कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। अब देखिए, और इसका एक फ़ायदा क्या है, हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर को हम एक साथ स्टडी कर सकते हैं। अब क्या है, साइटोटैक्सोनॉमी। अगला जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है साइटोटैक्सोनॉमी, जो कि किसके ऊपर बेस है, नाम से ही लग रहा है, साइटो मतलब सेल। तो सेल के जो भी कैरेक्टर है, साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, जो भी सेल के अंदर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर कितना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, कैसे वो अलग अलग कंडीशंस में बिहेव करता है डीएनए, तो ये सब स्टडी करते हैं। इसके बेस के ऊपर भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। लास्ट है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो मतलब केमिकल। तो इसके अंदर क्या होता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो प्लांट के अंदर जो उसको ब्रेक करते हैं, हर एक उसकी केमिकल कंपोजिशन को देखते हैं। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को हम देखते हैं। टू रिजोल्व कन्फ्यूजन्स आर ऑल्सो यूज बाय टैक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो ऐसा नहीं है कि जो टैक्सोनॉमिस्ट हैं वो सिर्फ एक ही सिस्टम को यूज करते हैं, वो मिक्स यूज करते हैं कुछ के अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए, कि भी हर एक जो प्लांट स्पीसीज है उसको अच्छे से क्लासीफाई किया जाए, उसको उसके सही क्लासिफिकेशन के अंदर डाला जाए। इसके लिए वो सभी को अलग अलग वेटेज देते हैं, लेकिन सभी को यूज करते हैं। तो ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्गी, जो आपकी पहली जो मेंबर है प्लांट किंगडम का, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं।